सभ्यता से है। हड़प्पा का संबंध किस सभ्यता से है? तो हड़प्पा का संबंध जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता खोजा गया पहला नगर पूछे ना तो आपको बोलना है हड़प्पा, और दूसरा नगर पूछे तो आपको बोलना है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, और तीसरा नगर पूछे तो आपको बोलना है चहुंदड़ो, चहुंदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला नगर हड़प्पा है, दूसरे नगर मोहनजोदड़ो है, और तीसरा नगर चहुंदड़ो है। हड़प्पा का जो खोज हुआ था वो 1921 में हुआ था, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था, और चहुंदड़ो का खोज 1931 में हुआ था। हड़प्पा का खोज रावी नदी के तट पे हुआ था, हड़प्पा का खोज रावी नदी के तट पे हुआ था। मोहनजोदड़ो का खोज सिंधु नदी के तट पे हुआ है, सिंधु नदी के तट पे हुआ है, और चहुंदड़ो का खोज भी सिंधु नदी के तट पे हुई है, चहुंदड़ो का भी खोज सिंधु नदी के तट पे हुआ है। ये तीनों नगर का खोज पाकिस्तान में ही हुआ है साहब। ये तीनों नगर का खोज किस देश में हुई है? तो पाकिस्तान में हुई है। अब इसे बढ़िया से एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सवाल में मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या रहना, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के की जिला में है? परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो बिहार के की जिला में है। तो देखिए बिहार में कौन कौन से अभ्यारण्य है ना, ये हमारा बिहार है। बिहार में कौन कौन से अभ्यारण्य है? तो बिहार में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। बिहार में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य है। बिहार में आपका साहब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है साहब, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। हाँ, फिर बिहार में परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य है। फिर बिहार में भीम बांध अभ्यारण्य है, भीम बांध अभ्यारण्य है ना। अब देखिएगा, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है वो आपका गया जिला में है, गया जिला में है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य आपका बेगूसराय में है, बेगूसराय में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य चंपारण में है, चंपारण। और परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो अररिया जिला में है, अररिया, अररिया जिला में है। और भीम बांध आपका मुंगेर जिला में है। भीम बांध कहाँ? मुंगेर जिला में है। पूछ रहा है क्या? परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के की जिला में है? तो परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के की जिला में होगा? अररिया जिला में होगा ना। चलिए, तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य हो गया गया जिला में, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व चंपारण में, और परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातत्विक खुदाई। पुरातत्विक खुदाई से हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिली है साहब। अब देखो, खुदाई करने की बात करते हैं तो इसके लिए हमारे यहाँ एक संगठन है जिसका नाम है भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। खुदाई करवाने का काम यही करवाता है, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, सर्वेक्षण विभाग यही खुदाई का काम करता है साहब। तो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की अगर बात किया जाए तो स्थापना 1861 में हुआ था, 1861 ईस्वी में। और इसका संस्थापक अगर बात किया जाए, संस्थापक की अगर बात किया जाए तो इसका संस्थापक था अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम।
और इसका जन्मदाता का अगर नाम पूछा जाए कि इसका जन्मदाता कौन है, तो आपको बोलना अलेक्जेंडर कनिंघम। अब इसका मुख्यालय नई दिल्ली है साहब। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का प्रथम महानिर्देशक अगर पूछता है कि प्रथम महानिर्देशक कौन था, महानिर्देशक कौन था, तो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का प्रथम महानिर्देशक आपका अलेक्जेंडर कनिंघम था। कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम था। अलेक्जेंडर कनिंघम था। अब वर्तमान में अगर पूछे कि वर्तमान में कौन इसका है, तो वर्तमान में इसका बी विद्यापति है। बी विद्यापति है। तो कहने का मतलब यह है कि सिंधु सभ्यता की अगर हमें जानकारी मिली है, तो सिंधु सभ्यता की जानकारी कैसे मिली है? तो सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें मिली है साहब उत्खनन से, पुरातत्विक उत्खनन से। और उत्खनन करवाने का अधिकार किसे है? तो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का स्थापना जो हुआ था 1861 में हुआ था। इसका स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, इसलिए इसका जन्मदाता भी अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसका प्रथम महानिर्देशक अलेक्जेंडर कनिंघम है। अब वर्तमान में बी विद्यापति है। लेकिन जब सिंधु सभ्यता की खुदाई स्टार्ट हुई थी, सिंधु सभ्यता का, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खोदा गया था, तो उसमें भारतीय पुरातत्व, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ ना, हड़प्पा का खुदाई हुआ 1921 में और मोहनजोदड़ो का हुआ 1922 में। तो इस खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक सर जॉन मार्शल था। सर जॉन मार्शल था। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक बनने वाला महानिर्देशक बनने वाला पहला भारतीय का अगर नाम पूछा जाए तो वो है साहब दयाराम साहनी है। दयाराम साहनी है। ये दयाराम साहनी वही व्यक्ति है जिसने हड़प्पा का खोज किया था। किसका खोज किया था? हड़प्पा का। तो हड़प्पा का खोज करने वाले दयाराम साहनी जो है भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का महानिर्देशक रहे थे 1931 से 1935 तक। 1931 से 1935 तक रहे थे। चलिए अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, हड़प्पा में जो मिट्टी की बर्तन होती थी, खत्म हो गया जी, नहीं हड़प्पा में, अच्छा अब देखिए कह रहा है ना, अब कह रहा अब कह रहा हड़प्पा में जो मिट्टी के जो बर्तन होते थे, तो मिट्टी की बर्तन पे किस रंग का कलर चढ़ाया जाता था? तो हड़प्पा में मिट्टी की बर्तन पे लाल रंग की कलर चढ़ती थी। किस रंग की कलर चढ़ती थी? तो लाल रंग का कलर चढ़ता था साहब। अब तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो और दूसरा सबसे बड़ा नगर हड़प्पा। लेकिन सिंधु सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला नगर कौन है? हड़प्पा है। पहला नगर कौन है? हड़प्पा है साहब। तो कह रहा है कि हड़प्पा का खोज कब हुआ था? हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 में। तो चलिए ये हो गया हड़प्पा, ये हो गया हड़प्पा। अब कह रहा हड़प्पा का जो खोज हुआ, हड़प्पा का जो खोज हुआ, तो खोज कब हुआ था? 1921 में। फिर खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा का खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता है साहब दयाराम साहनी। दयाराम साहनी हड़प्पा का खोजकर्ता दयाराम साहनी है। ये वो व्यक्ति है जो आगे चलकर भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक बना है। और भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक बनने वाले पहले भारतीय का अगर नाम पूछा जाता है तो हमको बोलना है दयाराम साहनी। क्या बोलना है? दयाराम साहनी। इन्होंने हड़प्पा का खोज किया था। हड़प्पा का खोज किस देश में हुआ था? तो पाकिस्तान में हुआ था। और पाकिस्तान के किस जिला में हुआ था? तो मोंटगोमरी जिला में हुआ था। हड़प्पा खोज मोंटगोमरी जिला में हुआ था। और हड़प्पा का खोज किस नदी के तट पे हुआ था? तो हड़प्पा का खोज हड़प्पा का खोज किस नदी के तट पे हुआ था? तो नदी का नाम पूछा जाए तो आपको बोलना है रावी नदी। हड़प्पा का खोज किस नदी के तट पे हुआ था? तो हड़प्पा का खोज हुआ था साहब रावी नदी के तट पर, है ना। अब आगे
अब आगे कह रहा है ना कि हड़प्पा किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो वही वाला बात आ गया ना, हड़प्पा किस नदी किनारे बसा हुआ है। हाँ, हड़प्पा किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो हड़प्पा जो है ना साहब, हाँ देखो, सिंधु नदी के तट पे क्या है, मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के तट पे क्या है, मोहनजोदड़ो। और रावी नदी के तट पे क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा। आ भोगवा नदी के तट पे आपको कालीबंगा हो गया ना, करागाग भी है। नहीं, लोगुआ भिराना, लोथल को खोज, लोथल हो जाएगा। हाँ, तो भोगवा नदी के तट पे कौन हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। और घाघरा नदी के तट पे घाघर नदी ना है, तो कराघाग भी। हाँ, तो कलिबंगा खोज किस नदी के तट पे हो जाएगा, तो घाघर नदी के तट पे हो जाएगा, समझ ना। तो आपका देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा खोज किस नदी के तट पे हुआ था। हड़प्पा खोज किस नदी के तट पे हुआ, रावी नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो का खोज सिंधु नदी के तट पर। और आपका भोगवा नदी के तट पर लोथल का खोज। इसका ठीक है, लोगुआ भेराना बागाबाई सपुष्टि तमुद्रा बिड़का चाहिए। लोथल का खोज गुजरात के अहमदाबाद जिला के, है ना, अहमदाबाद जिला के भोगवा नदी के तट पर लोगुआ भेराना है ना। और घाघर नदी के तट पे कौन हो गया, कालीबंगा। करागाग भी हमको जोगते कचरी कच्ची संस्कृत, इसका ट्रेक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। विशाल विशाल स्नानागार किस प्रत्न स्थल से पाया गया है। तो देखिए विशाल स्नानागार की अगर बात किया जाता है, तो विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। यह स्नानागार आयताकार था साहब, मोहनजोदड़ो से मिला कैसा है, आयताकार है। तो विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से, ये आयताकार है, ये आयताकार है, आयताकार है। और ये ईंट का बना हुआ है, क्या चीज का बना हुआ है, ईंट का। ऐसे पूछता है कि सिंधु सभ्यता का जो नगर था, वो सिंधु सभ्यता में जो घर होता था, तो सिंधु सभ्यता घर किस चीज का बना होता था, तो सिंधु सभ्यता घर जो बना होता साहब, ईंट का बना होता है। और सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता नहीं है। तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है, हाँ, तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है साहब। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे करा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो देखिए आपको इतिहास को, हाँ देखिएगा, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है, तो आपका देखिएगा पहला क्या है, आंध्र ऐतिहासिक युग। तो सॉरी ऐतिहासिक युग है। ऐतिहासिक युग में कौन कौन कहलाता है, प्राचीन काल, है ना, हाँ प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत का इतिहास, यही ना आता है। और प्रागैतिहासिक काल में क्या आता है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। और ये तो नहीं होगा, अब ये होगा आंध्र ऐतिहासिक काल में क्या आता है, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता और, हाँ तो सिंधु सभ्यता ना है, अगर सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो सिंधु सभ्यता जो है आपका आंध्र ऐतिहासिक युग में पड़ता है। किस में पड़ता है, आंध्र ऐतिहासिक युग में पड़ता है साहब। आप आगे, ईंट पर बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान कहाँ से मिला है ना। ईंट पर बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते की पंजों का निशान कहाँ से मिला है, तो ये मिला साहब आपका चहुंदड़ों से। क्या क्या कहाँ से मिला है, चहुंदड़ों से। तो देखो चहुंदड़ों से मनका बनाने का कारखाना भी मिला है साहब, मनका बनाने का कारखाना, चहुंदड़ों से मनका बनाने का कारखाना मिला है। चहुंदड़ों से आपका, चहुंदड़ों से आपको खिलौना भी मिला है, खिलौना, चहुंदड़ों से खिलौना मिला है। चहुंदड़ों से लिपस्टिक, काजल, काजल, कंघा, अस्तूरा तक मिला है साहब यहाँ से। तो ऐसा बात नहीं है, ईंट पर बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते का पंजा का निशान चहुंदड़ों से मिला है। तो चहुंदड़ों से मनका बनाने का कारखाना मिला है, चहुंदड़ों से खिलौना मिला है,
लिपस्टिक काजल कंघा मिला चहुंदरों से। अब आगे आइए, आया करा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई का प्रभारी कौन था। मतलब जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही थी, तो देखिए साहब, ये है आपका, हाँ, ये है हड़प्पा और ये है मोहनजोदड़ो, सॉरी, ये है हड़प्पा और ये है मोहनजोदड़ो। तो एक व्यक्ति है पिगट, पिगट, समझना, एक व्यक्ति है पिगट। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। क्या कहा है? हाँ, जुड़वा राजधानी कहा है। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है? जुड़वा राजधानी कहा है। अब अगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई की बात करते हैं, हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 में, हड़प्पा का खोज हुआ 1921 में और मोहनजोदड़ो का खोज हुआ 1922 में। ठीक है, और इसका जो पुरातत्विक खुदाई का जो प्रभारी था वो था सर जॉन मार्शल। वो कौन है? सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल है। चलिए अब आगे आइए, आगे कर रहा है कि टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो देखो, टिप्पू सुल्तान जो है ना, कहाँ गया टिप्पू सुल्तान? टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ बनाया था? श्रीरंगपट्टनम में बनाया था। और टिप्पू सुल्तान को हम मैसूर का शेर कहते हैं। मैसूर का, हाँ, मैसूर का शेर किसे कहते हैं? टिप्पू सुल्तान को। टिप्पू सुल्तान को मैसूर का शेर कहते हैं। और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष कौन लगवाया था? श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष कौन लगवाया था? तो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टिप्पू सुल्तान। कौन लगवाया था? हाँ, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टिप्पू सुल्तान। अब आगे आइए, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? किसके साथ किया था? तो देखो साहब, एक हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल, हाँ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1790 से 1792 तक चला। समझे? तो एक हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक चला। और ये किसके किसके बीच चला? तो ये टिप्पू सुल्तान और अंग्रेज के बीच चला। टिप्पू सुल्तान और, हाँ, ये टिप्पू और अंग्रेज के बीच चला। टिप्पू सुल्तान और अंग्रेज के बीच चला। इसमें अंग्रेज का जीत हो गया और टिप्पू सुल्तान का हार हो गया। जब टिप्पू सुल्तान हार गया तो अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम के किला में टिप्पू सुल्तान को अब बंदी बना लिया, घेर लिया, और बंदी बनवा के टिप्पू सुल्तान से एक समझौता करवाया, जिस समझौता को हम कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंग, हाँ, श्रीरंगपट्टनम की श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ है 1792 में। और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि टिप्पू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ है। अंग्रेज के बीच क्या करा? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? हाँ, टिप्पू सुल्तान के साथ किया था। इस संधि के तहत टिप्पू सुल्तान को अपना आधा राज अंग्रेज और उसके सहयोगियों को देना पड़ गया। अंग्रेज को कहना था कि लड़ाई में हमको बहुत पैसा खर्चा हुआ है, इस एवज में टिप्पू सुल्तान से वो 3 करोड़ रुपया का मांग किया था। 3 करोड़ रुपया का मांग किया था। टिप्पू सुल्तान जब तक अंग्रेज को 3 करोड़ नहीं देगा तब तक अंग्रेज टिप्पू सुल्तान को 2 बेटे को अपने कब्जे में कर लिया था। समझे बात को? चलिए अब आगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो देखो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद किया जाए, ए भाई 11 करेगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात किया जाए, ये मैसूर युद्ध पहले चला कब से कब तक, वर्ष बताइए। तो ये 1767 से 1769 तक चला। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1767 से 1769 तक चला। कर किसके किसके बीच चला? तो ये चला हैदर अली और अंग्रेज के बीच। हैदर अली और अंग्रेज के बीच। इसमें अंग्रेज का हो गया था हार और हैदर अली का हो गया था जीत। हैदर अली जब जीता ना, इसके बाद मद्रास की संधि हुई थी साहब, इसी युद्ध को लेकर मद्रास की संधि हुई थी। मद्रास की संधि कब हुआ था? 1769 ईस्वी में, है ना। इसमें हैदर अली एक
ऊंचाई वाली जगह पे बैठा था, अंग्रेज को नीचे जमीन पर बैठाया गया था। और हैदर अली को युद्ध में जितना खर्चा हुआ था सारा का सारा भरपाई अंग्रेज सर करवाया। और हैदर अली ने बोला कि भाई अगर कोई देश अगर कोई राज या कोई भी हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो अंग्रेज हैदर अली की तरफ से लड़ेगा। जो प्रथम आंग्ल युद्ध में किसका विजय हुआ था? हैदर अली का। प्रथम आंग्ल युद्ध कैसे खत्म हुआ? मद्रास की संधि के तहत। हो गया ना? ये आ गया। ये अब कह रहा है कि किसने डीडी गुल में एक आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया था? तो देखो, जब हैदर अली मैसूर का राजा बन गया था तो हैदर अली को पता था कि मैसूर इतना बढ़िया जगह है ना कि अंग्रेज कभी ना कभी मैसूर पर आक्रमण करवे करेगा। कृषि प्रधान क्षेत्र है, चंदन की लकड़ी होती है, आपका यातायात होता है, समुद्र के तट पे है। तो हैदर अली को पहले से ही पता था कि अंग्रेज हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, इसलिए हैदर अली ने डीडी गुल में आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया था। डीडी गुल में आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किसने किया था? हैदर अली। चलिए अब आगे आइए। कह रहा है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। तो देखो, पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था कब? 1781 में हुआ था। पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था? हाँ, 1781 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? बीच पूछे, किसके किसके बीच हुआ था? तो हैदर अली और आयरकुट के बीच हुआ था। हैदर अली और आयरकुट के बीच हुआ था। इसमें आयरकुट का हो गया था जीत, हैदर अली का हो गया था हार। कह रहा है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में पराजित किया था, वो इसका नाम क्या है? सर आयरकुट नाम है, सर आयरकुट। चलिए अब, हाँ, अब देखिए हैदर अली इस युद्ध को हारने के बाद इसकी मौत हो गई 1782 में। 1782 में मौत हो गया था। और ये कैंसर की बीमारी से मौत हुआ था। किससे हुआ था? कैंसर की बीमारी से मौत हुआ था। आगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासकों ने विदेश में आधुनिक पत्ती का दूतावास स्थापित किया था? तो विदेश में आधुनिक पत्ती का दूतावास स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है टिप्पू सुल्तान को। टिप्पू सुल्तान ने खुद को मजबूत करने के लिए मॉरिशस, तुर्की, सऊदी अरब, अफगानिस्तान और फ्रांस, ये सब देशों से दोस्ती किया था। तो टिप्पू सुल्तान अंग्रेज से लड़ने के लिए किन किन देशों से दोस्ती किया था? मॉरिशस, फ्रांस, तुर्की, सऊदी अरब और अफगानिस्तान। और ये सब देश में क्या किया था? दूतावास का स्थापना किया था। क्या किया था? दूतावास। चलिए अब आगे आइए। आया कर रहा टिप्पू सुल्तान अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारे गए? देखो साहब, एक हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना? एक हो गया था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1799 ईस्वी में। और इसी युद्ध को लड़ने के दौरान टिप्पू सुल्तान की मौत हो गई थी 1799 ईस्वी में। समझे? तो टिप्पू सुल्तान का मौत कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। देखो, टिप्पू सुल्तान ने रॉकेट बनाया था साहब, है ना? टिप्पू सुल्तान ने रॉकेट बनाया था, टिप्पू सुल्तान ने मिसाइल बनाया था। टिप्पू सुल्तान राम भगवान के नाम का अंगूठी पहनता था साहब। उनकी जो तलवार थी, इनका जो तलवार था, टिप्पू सुल्तान की तलवार का वजन 7 केजी 400 ग्राम था। 7 केजी 400 ग्राम था। टिप्पू सुल्तान की तलवार पर शेर का चित्र था साहब। क्या चीज का चित्र था? शेर का। और टिप्पू सुल्तान के झंडा में भी जो राष्ट्रीय ध्वज होता है ना, है, टिप्पू सुल्तान के झंडा में भी शेर का चित्र था। समझे बात को? चलो जी।